हेलो पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपनी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज। अगेन आज हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो एक तरीके से आपका पीवाईक्यू रिवाइज हो रहा है। डू सॉल्व कम्युनिटी पोस्ट में जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज वो आपके सेक्शन ए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट द केस स्टडी वीडियो प्लेलिस्ट, क्योंकि वो भी आपके सारे पीवाईक्यूज है। सो बेसिकली आपके सारा पीवाईक्यूज मैंने डिफरेंट पार्ट्स में सेक्शंस में कवर करा है, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका चॉइस क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपीज एज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट एलिस एंड एरन बेक। तो देखो, आपको कहीं ना कहीं ये बात तो समझ आ जानी चाहिए कि ये आपका थेरेपी वाला जो चैप्टर है वहां से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो आपका थेरेप्यूटिक अप्रोचेस है वहीं से लिए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है। बिहेवियर थेरेपी की वो पूछ रहे हैं कि वेरियस टेक्निक्स जो बिहेवियर थेरेपी में यूज की जाती हैं उनका, यू डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो बिहेवियर थेरेपी के अंडर आती हैं। ठीक है। और फिर सेकंड चॉइस क्वेश्चन में है कि एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, मतलब कॉग्निटिव थेरेपी का जो की फीचर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करो। एल्बर्ट एलिस ने जो दी थी और एरन बेक ने जो दी थी। अब इनको आंसर कैसे करना है, 200 वर्ड्स के होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, आपको पता है 6 मार्क्स के। ठीक है, देख लो इनको आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। अब कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज होती है बिहेवियर थेरेपी में। थोड़ा सा आप देंगे इंट्रोडक्शन। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि आप बताएंगे कि रेंज ऑफ टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं टू चेंज बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ दीज टेक्निक्स आर टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ क्लाइंट। तो बिहेवियर थेरेपी में के अंडर जितनी भी टेक्निक्स आती हैं उन सभी का प्रिंसिपल क्या है कि अराउजल लेवल जो होता है क्लाइंट का उसको हमने थोड़ा ड्रॉप करना है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अराउजल नहीं करना। राइट। ऑल्टर और कैसे ऑल्टर करते हैं बिहेवियर, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, operant conditioning, different contingency of reinforcement and vicarious learning procedures के थ्रू। ठीक है। तो ये एक आपने छोटा सा मिनी इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आप बिहेवियरल टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। बिहेवियरल टेक्निक्स क्या है। पहली है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्सेज विच लीड टू ऑर्गेनिजम्स टू गेट rid of painful stimuli and avoid and escape from the period of negative, provide negative reinforcement। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स देने के या वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 200 वर्ड्स की लिमिट है। आपको सुनने में लग रहा होगा अरे 200 वर्ड्स कैसे पूरे करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू, जब आप लिखने बैठोगे और अगर आप वर्ड काउंट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतना ही आंसर बनता है 200 वर्ड्स में, बहुत ज्यादा लंबे लंबे चिट्ठे नहीं लिखने। ठीक है। फिर आता है आपका अवेसिव कंडीशनिंग। इसकी डेफिनेशन दे दोगे, रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवेसिव कॉन्सिक्वेंस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इट इज गिवन टू इंक्रीज दैट डेफिसिट। हर चीज की देखो सिर्फ डेफिनेशन आपने देनी है। टोकन इकोनॉमी, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी based on operant conditioning in which hospitalized patients earn tokens and they can exchange for value rewards। हालांकि ये बच्चों के साथ भी बहुत चलती है। देखो, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है वो ये कि ये लोग प्रेफर करते हैं कि आपके एग्जाम में जो भी आप क्वेश्चंस आंसर करो वो लैंग्वेज और जो कंटेंट है वो आप अपनी एनसीईआरटी से ही लो। ये मैं बहुत बड़ा आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ। आपको लग रहा है कि मैं छोटा करके कुछ लिख लूंगा या मैं इधर उधर से कहीं कुछ लिख लूंगा, तो ऐसे मत करना। ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी को प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि आपका पेपर किसी के पास भी चेक होने के लिए जा सकता है, और जब वो किसी के पास जाएगा तो उनको वो हो सकता है कि वो साइकोलॉजी के टीचर ना भी हो। उनको क्या होता है, उनको एक शीट मिलती है जिसपे आपके आंसर्स लिखे होते हैं एंड दे मैच। समझ रहे हो बात को, वो मैच करते हैं। जहां पे चीजें मैच हो गई, जहां पे पॉइंट्स मैच हो गए, आपको सीधा सीधा 6 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने सारे पॉइंट्स दिए हैं, वो सिर्फ देखेंगे टोकन इकोनॉमी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, प्रिंसिपल, मॉडलिंग, ये सारे पॉइंट्स। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हाईलाइट द पॉइंट। पॉइंट को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना अच्छे से। ठीक है। ताकि वो पॉइंट्स पढ़े और उनको समझ आ जाए इस बच्चे ने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और आपको नंबर मिल जाए।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रही हूँ। डू नॉट ट्राई कि मैं इधर उधर से कोई कॉपी कर लूं, कोई शॉर्टकट या डिफरेंट लैंग्वेज या कुछ ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज कर लूं या कुछ ऐसे लिख लूं। ये जोड़ तोड़ घटा जमा कुछ नहीं करना। जो आपकी बुक्स में आपको दिया हुआ है, स्पेशली एनसीईआरटी में, उसको ही केटर करो और उसमें जो लिखा है, जैसे लिखा है वही लिखो आप। ज्यादा कुछ इधर उधर से मत उठाओ चीजें। ठीक है? इसलिए मैंने आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वही मैंने लिखा भी है। ठीक है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन आप बताएंगे कि इट इज अ टेक्निक जो वॉल्फ ने दी थी ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया इरेशनल फियर्स के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, इसको डिफाइन करेंगे। देन मॉडलिंग को डिफाइन करेंगे। हर एक चीज की मैंने सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज मोर देन इनफ। क्योंकि आप बेशक इसको देख लेना, कैलकुलेट करना हो तो ये आई थिंक 201 वर्ड्स हैं ये आपके, 201 वर्ड्स। तो मतलब परफेक्ट आंसर आपका 200 वर्ड्स का ये है। इसमें से भी, इसमें से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। आपने सारे नाम मेंशन कर दिया और एक एक लाइन में उनको डिफाइन कर दिया, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। और ये आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर योर 6 मार्क क्वेश्चन। ठीक है? Next question, explain the key features of cognitive therapies as explained by Albert Ellis and Aaron Beck. तो एल्बर्ट एलिस और एरन बेक की दी हुई जो कॉग्निटिव थेरेपीज हैं, वो आपको पता है। एल्बर्ट एलिस ने दी थी आरईटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी के बारे में बात किया था। और फिर हम बात करें आगे एरन बेक की, तो उन्होंने जो कोर स्कीमास, नेगेटिव थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, सीबीटी भी उनको ही दी हुई है। ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे कॉग्निटिव थेरेपीज लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इरेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। कॉग्निशन पार्ट है, कॉग्निटिव पार्ट है, तो मतलब आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, तो मतलब इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स हैं। ये एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो गया, या आप कह लीजिए एक तरीके से आपका डेफिनेशन हो गई। ठीक है? एल्बर्ट एलिस की बात करें तो एल्बर्ट एलिस ने आरईटी दी थी, रैशनल इमोटिव थेरेपी दी थी। फर्स्ट स्टेप रैशनल इमोटिव थेरेपी में क्या था? एंटीसीडेंट, बिलीव इन कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एबीसी एनालिसिस। प्लीज इसको अंडरलाइन कर देना, एंटीसीडेंट, बिलीव, कॉन्सिक्वेंसेस को, एबीसी एनालिसिस को। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप उनको अंडरलाइन करना, ताकि एग्जामिनर के पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, दे जस्ट मैच कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं एंड दे गिव यू नंबर्स, राइट? सो जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करना। एंटीसीडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इरैशनल बिलीव्स क्या होते हैं? डिस्टॉर्टेड प्रेजेंट रियलिटी। और ये जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, एंटीसीडेंट ड्यू टू इरैशनल बिलीव्स लीड्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ए भी डिफाइन कर दिया आपने, कॉग्निशन भी कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया, कॉन्सिक्वेंस बिलीफ सिस्टम भी दे दिया। एबीसी में से एंटीसीडेंट इवेंट भी दे दिया, बी का बिलीफ भी दे दिया, और सी के कॉन्सिक्वेंस दे दिए। ठीक है? एबीसी में से। सो सी में कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? या तो नेगेटिव इमोशंस होते हैं या बिहेवियर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी, the irrational beliefs are refuted by the therapist through non-directive questioning. नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग जो होता है काफी जेंटल होता है, विदाउट प्रूविंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे करते नहीं है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप खुद ही अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज करते हो कि यार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, या सच में मैंने ये क्या बिलीफ सिस्टम बना रखा है। So the rational belief system replaces the irrational system and there is a reduction in your psychological distress. That's it. आपकी बुक में बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें टाइम लिमिट देखना, टाइम भी देखना है और वर्ड लिमिट भी देखना है, 200 वर्ड्स के अंदर खत्म करना है। तो ये हो गया आपका एल्बर्ट एलिस का जो कॉग्निटिव थेरेपी के फीचर्स है। ठीक है जी? फिर आप एरन बेक के बारे में लिखेंगे, और प्लीज ऐसे जैसे पॉइंट वाइज मैंने दिखाया है, ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है? एरन बेक को लिखेंगे आप, his theory of psychological distress characterized by anxiety or depression states that childhood experiences provided by the family and society develop कोर्स स्कीमास। एरन बेक ने कोर्स स्कीमास की बात करी थी, वहां से लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स बन जाते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? जो परसिस्टेंटली इरैशनल थॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अगली, या आई एम स्टूपिड, नोबडी लव्स मी, जो कि सच भी नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि nobody loves you. Of course, your parents love you, your best friend loves you, somebody else loves you. So, ये this is nonsense. ठीक है? सच नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो होते हैं, जो कि हमारे कोर्स स्कीमा से आ रहे हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय cognitive distortions. अब cognitive distortions क्या होता है? They are the ways of thinking which are general in nature
which distort the reality in negative manner. जो हमारी reality है उसको distort कर देते हैं in negative manner, and ये जो patterns है इनको बोलते हैं dysfunctional cognitive structures. ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, कोर स्कीमास को मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है, फिर मैंने नेगेटिव थॉट्स को अंडरलाइन किया है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को किया है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किया है, ये सब आपको भी अंडरलाइन करना है. द मेन एम ऑफ द थेरेपी इज टू अचीव कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग विच इन टर्न रिड्यूसेस द एंजाइटी एंड डिप्रेशन. दैट्स इट. आपका एरन बेक वाला भी हो गया. ठीक है जी. ये जो आपका पूरा आंसर था, ये जो आंसर यहाँ पे है, ये 215 वर्ड्स का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है. ऐसा नहीं कि 200 के 300 वर्ड्स हो जाए, 250 वर्ड्स हो जाए, उतना नहीं चलता. पर हाँ, थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे चलता है. ठीक है. इसमें से भी अगर आपको लगता है कोई 15 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप कट शॉर्ट कर सकते हो, कर लेना भाई. ठीक है. बट मेरे हिसाब से ये परफेक्ट आंसर है. एंड दिस इज हाउ यू शुड बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. इस को वीडियो को बेशक एक दो बार देख लो, लिख लो, समझ लो, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो देन. राइट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. कोई डाउट्स है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में.